नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो 19 तारीख को प्रदर्शन हुआ है इंद्रावती महानदी में लोक शिक्षण से जलाने का घेराव किया गया है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से घेराव हुआ है और किस स्थिति में और किस परिस्थिति में। साथियों, सबसे पहले उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा या उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो वहाँ जा कर के इतने दूर से आकर के धूप में खड़े होकर के सबका समर्थन किया, साथ दिया और इस प्रक्रिया को जो होने वाली थी उसमें रोक लगाते हुए एक नई पद्धति में लागू करवाने में काम किया। बहुत ही दयनीय स्थिति थी, लोगों ने रात तक रुका रहा। मैं खुद 9 बजे सुबह पहुंचा हूं और वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यूट्यूबर के साथ साथ मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के कारण संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में थोड़ी सी समय लग जाता है। बहुत लोगों का सवाल रहता है, उलझने रहती है। और आपको एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी काम 100% अपने हिसाब से नहीं होता। कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है तो कुछ में संतुष्ट होना पड़ता है। तो साथियों, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबा बनेगा, हो सकता है 2 पार्ट्स में बांट दूँ इसको, तो लगातार वीडियो डल जाएगा। छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और संपूर्ण जानकारी जो हमारे जो DED संघ के अधिकारीगण थे उन्होंने जाके बात किया। आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ बात किया गया है वो हमारे सामने रखा गया है, उन बात को मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं कुछ शब्दों में समझाने में या समझने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो आपको समझने में आसानी हो, इस प्रकार से मैं अपने शब्दों में बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले अभी जो वेरिफिकेशन हुआ था, पुराना वेरिफिकेशन हुआ था, उनका बहाल नहीं होने वाला है। इसका बहाल नहीं होगा। अब बहाल नहीं होने के कारण जो आपके व्हाट्सएप में घूम रहा है, फिर भी आपको बता देना चाहूँगा, व्याख्याता से लेकर के सहायक शिक्षक में कुछ केस चलने वाली थी, चल रहा था, जिसमें अलग अलग तरीके से पिटीशन दायर किया गया था, याचिका दायर किया गया था, जिसके चलते ये भर्ती प्रक्रिया लटकने की पूरी आसार थी। तो इस भर्ती प्रक्रिया को लटकने से बचाने के लिए एक ऐसी पद्धति का पालन किया जा रहा है या ऐसे नियम बनाया जा रहा है जिसमें जिसको अपात्र किया जाएगा उसको एक क्रमांक दिया जाएगा, उनको पृथक से क्रमांक दिया जाएगा। वो जो है सारी चयनित अभ्यर्थियों से अलग रहेगा, सबका अलग रहेगा, ताकि यदि पिटीशन दायर करता है तो केवल उसी का पद के आधार पर वो बाधित हो या दूसरे पद पर वो बाधित ना हो और भर्ती प्रक्रिया आसानी से चलता रहे, है ना। इसलिए बताया गया है। मैं आता हूँ व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक का। साथियों, व्याख्याता का अभी आप देखेंगे तो यदि 100 पद है तो लगभग 7 पद या 70 पदों को बुलाया गया था E और T हिसाब से। जिस कैडर में अधिक अभ्यर्थी थे वहाँ अधिक लोगों को, यदि E में 100 है और T में 50 है तो इसमें 100 इसमें 50, जिनमें 50 अभ्यर्थी दोनों में सम्मिलित हो रहा था। तो ये बिल्कुल अन्याय हो रहा था। इसको हमको क्या करना था, लागू नहीं करवाना था। तो इस संबंध में अब हो चुका है, बात हो गई है, मतलब कहने का मतलब आश्वासन मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से बात हुई है और उसे ज़मीनी स्तर पर लागू करना भी ज़रूरी होगा। तब तक के संघ और आपका समर्थन बहुत ज़रूरी रहेगा इसमें। साथियों, यदि व्याख्याता में E और T E और T लिखा हूँ, जो तीनों में है, आपके व्याख्याता में भी है, शिक्षक में भी है, सहायक शिक्षक में भी। E और T मिला के मैं कॉमन तरीका समझाने का प्रयास करूँगा। 50-50 है तो 100 लोगों को 100 पद होता है, तो जिनमें 25% एक्स्ट्रा, मतलब 100 में 25 लोगों को बुलाया जाएगा, एक्स्ट्रा वेटिंग के हिसाब से बुलाया जाएगा। 400 है तो 500 लोगों को बुलाया जाएगा 25% के हिसाब से। तो 100 है तो 125, जिसमें 25 जो है वेटिंग रहेगा, जो पात्र है अपात्र है और कुछ कारणवश जो है उसमें भरा जा सकता है यदि पूरे पद के आधार पर देखा जाए। लेकिन याद रखना का ये आरक्षण रोस्टर के आधार पर निकलेगी, ST OBC UR, ये सारी चीज़ें का पालन किया जाएगा। शिक्षक में वही है, 5 संभाग है आपके पास, 5 संभाग, तो पांचों संभाग का E और T देखा जाएगा, मतलब प्रत्येक संभाग का E और T देखा जाएगा।
कि दोनों मिला के कितने पद है ना। ई और टी में यदि मान लीजिए बिलासपुर संभाग की बात करते हैं उदाहरण के लिए, किसी पोस्ट में 50 ई है और 50 टी है, दोनों मिला कितना हो गया 100 पद हो गया। तो इनका 2 गुना बुलाएगा। कितने गुना बुलाएंगे 2 गुना, मतलब 200 लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब इसमें 100% वेटिंग रहेगी। इसमें 25% था तो इसमें 100% वेटिंग को बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब एक वेटिंग लिस्ट रहेगी। उसके बाद सहायक शिक्षक में आप देख सकते हैं प्रत्येक जिले का अवलोकन किया जाएगा और प्रत्येक जिले के ई और टी को देखा जाएगा। यदि मान लीजिए राजनांदगांव जिले में ई में 50 है और टी में 50 है और दोनों मिलाकर 100 पोस्ट हो रहा है, तो यहाँ भी इसका 2 गुना बुलाया जाएगा। याद रखिएगा, ये अपने मन से नहीं बुला, इसमें जो डीएड संघ के कार्यकर्ता थे, अधिकारी थे, उन्होंने इसको बोला गया कम से कम 2 गुना बुलाइए और इसमें 25% वेटिंग रखिए। उनके कहने पर ये बात हुआ है, मतलब ठीक है बुलाते हैं ऐसा। लेकिन अभी जो लिस्ट निकली हुई है रायगढ़ का, सरगुजा का और अंग्रेजी कॉमर्स, इस सभी का लिस्ट को संशोधन करते हुए इसी प्रक्रिया से नई लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, कुछ देर तक की नई लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया कितने गुना बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने सवाल है, सब लोगों का सवाल है, मैं देख रहा था और समझ भी रहा था कि किस प्रकार से पूछना चाह रहे थे। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो नियुक्ति जैसे यहाँ से 2, चलो मैं 5 संभाग, 1 2 3 4 और ये 5 संभाग हुआ, सभी में 100-100 पद है। तो सभी में देखो कितने लोगों को बुलाया जाएगा, इन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। अब देख सकते हो सभी में 100-100 पद है तो सभी में 200, मतलब इनके अलावा किसी को नहीं बुलाया जाएगा। आप समझ सकते हो। यदि पुरानी पद्धति के आधार पर देखें तो केवल 200 लोगों का चयन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा आपको बता रहा हूँ। 100 पोस्ट है, यहाँ भी 100 पोस्ट है, यहाँ भी 100 पोस्ट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब टोटल कितने पोस्ट हो गए 500 पोस्ट हो गए। अब बुलाया कितना जा रहा है 1000 लोगों को भी नहीं बुलाया जा रहा है, केवल 200 लोगों को बुलाया जा रहा है। तो अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि सभी संभाग का एक साथ निकल सकता है, आगे पीछे जरूर होगा, या एक साथ भी निकलता है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आगे पीछे निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी जो प्रावधानिक चयन सूची जो निकाली जाएगी, यदि वो बिलासपुर संभाग, यदि ये दुर्ग हो गया, ये सरगुजा हो गया, ये बस्तर हो गया, है ना, इस प्रकार से यदि बुलाते हैं, ठीक है, ये रायपुर हो गया, ठीक। तो यदि ये बिलासपुर में पहले बुलाते हैं, पहला, और उसका रैंक मान लीजिए 2 है, रैंक जो है 2 है, तो नियम के आधार पर ये बोला जा रहा है कि कोई भी एक संभाग का आप चयन कर लीजिए और जहां आपका वेरिफिकेशन होगा, सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा, आप पात्र पा जाओगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो फॉर्म आप लेके जाएंगे उसका वेरिफिकेशन होगा। वो अपने तरीके से करेंगे कि सही जानकारी आपको, आप जो भरे वो सही है नहीं। मेडिकल बोर्ड का आप देंगे तो उसमें पूरी कंप्लीट, है ना, आप पात्र हो जाएंगे। देखो पूरे पात्र, ऐसा नहीं कि वेरिफिकेशन हो गया तो आप पात्र हो गए। वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा, सही होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन जो फॉर्म दिए हो उसको क्या किया जाएगा और जांच किया जाएगा अपने स्तर पे कि उस फॉर्म जो भरा है वो सही है नहीं। मेडिकल बोर्ड का रिजल्ट आएगा जो आप चेक करा के देंगे, ठीक है। अब संपूर्ण पात्र हो गए आप, तो ये देखा जाएगा कि जो 100 पोस्ट है उस 100 पोस्ट के आरक्षण रोस्टर के आधार पर आप उसके अंतर्गत आ रहे हो नहीं। यदि नहीं आ रहे हो तो आपको वेटिंग में रखा जाएगा। यदि आप जो है उस रोस्टर के अंतर्गत आपके रैंक आ रहे हैं तो आपको एक चिट्ठी भेजा जाएगा, चयन, जो आप आइए, आपका नियुक्ति हो रहा है। तो आप जब जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा क्या आप यहाँ नियुक्ति लेना चाहते हैं
यदि आपको लगता है कि आपका बिलासपुर संभाग के अलावा दुर्ग में भी आएगा, यदि आपको कंफर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा तो यहाँ नहीं तो यहाँ किसी में भी हो सकता है, आप ऑलराउंडर हो, तो आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो मत लीजिए। यदि आप यहाँ लेंगे, हाँ मैं सहमति देता हूँ, मैं यहाँ नियुक्ति लेना चाहता हूँ, तो आपके मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाएगा और आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। और नियुक्ति देने के बाद आपका नाम ब्लॉक हो जाएगा, मतलब आपका नाम न तो दुर्ग में रहेगा, न तो सरगुजा में रहेगा, न बस्तर में, और न तो रायपुर में। ठीक है, इतने में नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप यहाँ आपका टॉप 2 में हैं, लेकिन यहाँ भी तो आपका नाम रहेगा, आपको कंफर्म है कि यहाँ तो मेरा आना ही है, तो यहाँ आप नहीं जाना चाहते तो बोल दीजिए मुझे नियुक्ति यहाँ नहीं चाहिए, तो आपका नाम अभी भी यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ आपका नाम नहीं रहेगा, हटा दी जाएगी। एक तो ये तो हो गया किसका, जो रैंक के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन हो सकता है, देखो ओबीसी में 15 पोस्ट है और आपका 16वां नंबर में राम आ रहा है, मतलब आप उस पोस्ट के अंतर्गत नहीं आ रहे हो, है ना भाई। तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा तो जाएगा, मेडिकल भी आ जाएगा, लेकिन आपको नियुक्ति के लिए नहीं बुलाया जाएगा उस समय, है ना, उस समय नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ नहीं बुलाया गया आपको, लेकिन हो सकता है सरगुजा में 16 ओबीसी हो, वहाँ भी आप फॉर्म भरे हो तो वहाँ तो बुलाया जाएगा आपको। यहाँ नहीं बुलाया गया, लेकिन यहाँ बुलाया गया। अब यहाँ बुला लिया गया, यहाँ नहीं बुलाया, तो आप तो यहाँ जाओगे, सेम प्रक्रिया पुलिस वेरिफिकेशन वाला पकड़ के जाओगे आप, है ना। तो यहाँ भी आप जब लेके जाओगे तो यहाँ आपका नाम आएगा, तो यहाँ आप लेना चाहोगे क्योंकि यहाँ तो आपका नाम नहीं आ रहा है। यदि आपको लगता है कि बाकी में भी आ रहा है आपका नाम, तो आपके मन चाहे आपके कैटेगरी के अंतर्गत जो मैंने दूसरा बताया उसी प्रकार से आप ले सकते हैं। तीसरा कंडीशन देखिए, अब आपका यहाँ देखो, यहाँ 16 नंबर में आपका नाम है, लेकिन यहाँ 4 ही पोस्ट है, यहाँ 4 ही पोस्ट है, यहाँ 2 ही पोस्ट है, यहाँ 6 पोस्ट है, यहाँ मतलब आप जो है इतने अंतर्गत किसी में भी आपका नाम नहीं आ रहा है, किसी में भी आपका नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा बुलाया गया था ना, 100 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया गया था, लेकिन यहाँ अभी आपका नाम नहीं आ रहा है। तब तक कि आपको न तो मूल प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा, न तो आपको नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये नहीं लेना चाहता ये वाला, तो आप बताइए एक पोस्ट खाली हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 16वां नंबर के आदमी को नियुक्ति पत्र के लिए भेजा जाएगा कि आपको नियुक्ति होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, सब चीज़ पकड़ के जाएंगे, आप बोलेंगे कि आपको पूछा जाएगा क्या आपको नियुक्ति चाहिए, तब बोलेंगे हाँ मुझे नियुक्ति चाहिए, तो आपका मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाएगा कुछ समय के लिए और उसके बाद आपका नाम ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। कई लोगों का प्रश्न ये है कि चलो हमको तो बुलाया जाएगा, लेकिन हमको कैसे पता रहेगा, अब कहाँ हम किसको क्या पूछेंगे कि हमारा नियुक्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि यहाँ नियुक्ति हो, ऐसा नहीं है। जो उस कैडर के अंतर्गत आएगा, उस रोस्टर के अंतर्गत आएगा, उसी को नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा समय अनुसार। अब आपको बता रहा हूँ, और वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, मैं समझा के बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया तो, नहीं होगा तो आप देख सकते हैं। मैं केवल किसी एक कैडर को लेकर समझा रहा हूँ। यदि 10, 15, 20 ये ओबीसी का है, ये एसटी का है और ये एससी का है, मान के चलिए, ठीक है। और इसमें 20 लोगों को बुलाया गया है, इसमें 10 लोगों को, इसमें 40 लोगों को बुलाया गया है। तो आपको बोलना सही है कि हमारा तो 20 नंबर पे हमारा नियुक्ति कैसे होगा। तो साथियों, आपके ऊपर वाले यदि नियुक्ति नहीं लेते हैं, आपकी नियुक्ति नहीं लेते हैं, तो आपके नंबर आएगा। तो उनके नहीं लेने के बाद फिर से आप जो नीचे वाले रैंक रहेगा उसको नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। एक बार फिर से समझिए, किसी भी संभाग में जाओ, देखो यहाँ भी लागू होगा ना, सहायक शिक्षक में यहाँ लागू होगा, जो बता रहा हूँ सभी में लागू होगा। यदि ये 20 पद है, 10 पद है और 40 पद है, सभी संभाग और सभी जिला का देख लीजिए इस प्रकार से।
आपका नाम 20वां नंबर पे है, यहाँ 10 ही पोस्ट है, तो देखिए 10 लोगों को नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। तो 10 में से केवल 5 लोग ज्वाइन किए, अब 5 लोग ज्वाइन नहीं किए, तो अब 10 जनी बचे वेटिंग में। अब 5 जनी क्या हो गया, रिक्त हो गया, तो यहाँ से 5 लोगों को फिर भेजेगा और केवल 5 लोग बच जाएंगे। हो सकता है ये 5 लोग और ना ले नियुक्ति, तो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ भर जाएगा, क्योंकि बाकी लोग अपने संभाग में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसका रैंक आ रहा होगा। याद रखिएगा साथियों, जिसका रैंक आ रहा है वो बिंदास रहेगा, उसको टेंशन नहीं रहेगा, कहीं भी आ सकता है। लेकिन जिसका रैंक से बाहर है उनको इनके ज्वाइनिंग नहीं लेने के बाद उसका नाम आएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ तो 500 पद है और यहाँ केवल 200 लोगों को बुलाया गया है अभी तक सभी कैडर में। तो याद रखिएगा, जैसे ही नियुक्ति देते हैं सभी में धीरे धीरे देगा, वही लोग देखो यहाँ देखो, मैंने बोला 10 लोग है, 20 लोग था, यहाँ पे 20 है ना, 10 पद है, तो यहाँ तो भर्ती हो गया ना। तो यहाँ तो वहाँ दूसरे संभाग में जा नहीं सकता या दूसरे ज़िले में जा नहीं सकता, तो वहाँ का पूरे पद खाली हो जाएंगे। तो ये 200 लोगों के अलावा, इस 200 लोगों के अलावा जितने पद खाली रहेंगे, जैसे कि 40 पद खाली है, तो 40 दूनी 80 लोगों को पुनः बुलाया जाएगा। फिर ये यहाँ कोई भर्ती नहीं होता है, नहीं जाता है दूसरे में भर्ती, फिर जितना पद, जैसे 40 पद खाली हो गया तो 40 दूनी 80 लोगों को फिर बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से पद खाली रहता जाएगा, क्योंकि उसका नाम तो ब्लॉक होता जाएगा, केवल एक संभाग में एक जिले में ही जाएगा, तो दूसरे जिले में नहीं जाएगा, उसका पद खाली रहेगा, तो उसके आधार पर उसको क्या करता जाएगा, बुलाता जाएगा। मानता हूँ सभी में दोगुना बुलाया जा रहा है और थोड़ा लेट होगा, लेकिन साथियों यकीन मानिए, यदि इसी आधार पर भर्ती हो तो पूरे से पूरे लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से नौकरी मिलने की चांस है। क्योंकि ऑनलाइन पद्धति से नहीं करना चाहते, अब वो लोग जाने किस कारण से नहीं करना चाहते, संभव तो था, लेकिन किस आधार पर नहीं करना चाहते। लेकिन उसका कहना है कि आपको किस संभाग में जाना है या किस ज़िले में जाना है। यदि आपके उस रैंक के अंतर्गत आते हो, आपको बुलाया जा रहा है, तो आप चयन कर लीजिए कि मेरा वहाँ आ सकता है, तो आप उसी ज़िले में जाकर सत्यापन करा सकते हैं। यदि सभी में नाम आ रहा है, सत्यापन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्ति के लिए दिक्कत होगा कि आपका नाम यदि नियुक्ति पत्र में आ गया, मतलब आपको नियुक्ति होना जरूरी, मतलब आपका नाम आ गया नियुक्ति में, तो आप चयनित हो गए, तो आपको क्या करना है, नियुक्ति लेना है। लेकिन उसी रैंक में, उसी पोस्ट के अंतर्गत, उतने ही रैंक के अंतर्गत जितना पोस्ट है उसके अंतर्गत दूसरे संभाग में आ रहा है, तो पहला संभाग में नियुक्ति मत लीजिए, दूसरे संभाग में चले जाइए, तो आपके पास चांस है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा यदि इसको छोड़ देता हूँ तो दूसरे संभाग में होगा, और यहाँ छोड़ दिए और दूसरे संभाग में आपका नहीं हुआ, या तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में भी नहीं हुआ, पाँचवें में भी नहीं हुआ, तो आप बेकार हो जाएंगे। इसलिए बड़ी सोच समझ के, बड़ी धैर्यता से विश्लेषण करते हुए अपना ज्वाइनिंग लेंगे। यदि एक को छोड़ दिए और दूसरे में नहीं मिला, बाकी में नहीं मिला, तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होगा। जैसे जैसे पद खाली होता जाएगा, तुरंत, क्योंकि दूसरे में जाएगा नहीं, तुरंत लिस्ट निकलती जाएगी। एक तो एकदम श्योर है, बहुत अच्छी है। अब आपको बता रहा हूँ कि मूल प्रमाण पत्र जो जमा किया जा रहा है वो कुछ थोड़ी देर के लिए रहेगा, ठीक है।